2024 के लिए नरेंद्र मोदी इस वक्त फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ गए। पिछले कुछ दिनों से जिस रफ्तार से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, बैक टू बैक बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि विपक्ष जब तक अपना गेम प्लान बनाएगा, तैयार करेगा, ये मन बना पाएगा कि हम साथ हैं नहीं हैं, कौन कहां लड़ेगा नहीं लड़ेगा, जब तक गेम प्लान तैयार होगा विपक्ष का, तब तक नरेंद्र मोदी गेम ओवर कर चुके होंगे। वो इस मोड में दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। विपक्ष जहां तारीख तय करने में फंसा हुआ है, उतने में नरेंद्र मोदी ने कैलेंडर भी चेंज कर दिया, टारगेट तय कर दिए और नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को बिठाकर टारगेट दे दिया कि सुनो, बैठे मत रहो, उठो, निकलो, बाहर जाओ, 9 साल का काम क्या रहा है 9 महीने में बताओ लोगों को, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ लोगों को। इस उम्मीद में मत बैठे रहो कि हमने बहुत काम कर दिया, पब्लिक वोट दे देगी। जाओ, उनको बताओ ये काम किया है। उधर विपक्ष की बैठक की तारीख और वेन्यू ही सेट नहीं हो पा रहा और यहां नरेंद्र मोदी ने एजेंडा भी सेट कर दिया। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो दल बड़ी कुर्बानी देने की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बनाने की बातें कर रहे हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है कि कायदे से बैठकर प्लान बना ले। जबकि सब विपक्ष में बैठे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बावजूद, देश भर का काम देखने के बावजूद 2024 में क्या करना है इसके लिए टाइम निकाल ले रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के पास टाइम ही नहीं। पहले पटना की बैठक को लेकर तारीख बदली थी। मैं आपको दिखाता हूं कैसे इनका एजेंडा ही सेट नहीं हो पा रहा विपक्ष का। विपक्ष का आप हाल देखिए क्या हुआ था। पटना में मीटिंग होनी थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया भाई, विपक्ष ने इन्होंने कहा पहले कि हम जो है 12 जून को करेंगे। पहली डेट दी 12 जून की, उसके बाद डेट बदली और फिर 23 जून को बैठक हुई। मतलब 11 दिन जो है वो निकल गए और उसके बाद जाकर एक बैठक हो पाई, पहली बैठक। उसमें भी कुछ हुआ नहीं, केजरीवाल मुंह फुला के चले आए, कोई एजेंडा सेट नहीं हो पाया, फूट है नहीं है, ये सब करके कहानियां बन गई। अब 23 जून को जब ये मीटिंग हो गई तो कहा गया कि एक और मीटिंग करेंगे, जिसकी डेट और वेन्यू पर अब तक कंफ्यूजन ही चल रहा है। कांग्रेस बोली दूसरी बैठक के लिए, जो अभी होनी है, अभी हुई भी नहीं है। कांग्रेस ने बोला पहले कि हम एक काम करते हैं, 12 जून को कर लेते हैं और शिमला में कर लेते हैं। वहां लगा होगा कि इसी बहाने एक अच्छा माहौल में ठंडा ठंडा रहेगा, अपना हो जाएगी मीटिंग। पवार साहब बोले दूसरी बैठक के लिए, उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को करेंगे, 12 जून को नहीं करेंगे, अब 13 जुलाई को करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम बेंगलुरु में करेंगे, बेंगलुरु में करेंगे। उसके बाद ये 13 जुलाई वाली भी बात चली गई। अब ये बेंगलुरु तो हो गया, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं, एक काम करते हैं 17 जुलाई को करेंगे। अरे बॉस, आप लोगों से डेट ही तय नहीं हो पा रहा, आप क्या हराओगे नरेंद्र मोदी को? यहां डेट तय नहीं हो पा रहा, कैंडिडेट क्या तय करोगे आप कि कौन कहां से लड़ेगा? इधर विपक्ष में तारीख पर तारीख का मामला चल रहा है, उधर नरेंद्र मोदी जबरदस्त तैयारी में जुट गए। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, वहां तारीख पे बात नहीं हो रही। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बड़ी मीटिंग कर चुके भाई, और 5-5 घंटे चर्चा कर ली इन्होंने। पहली मीटिंग पीएम आवास पर हुई, जिसमें बीजेपी के संगठन से जुड़े अहम लोग शामिल हुए थे। इसके बाद सोमवार को यानी कल पीएम मोदी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 4 घंटे मीटिंग कर ली। इसी बीच आज बीजेपी ने अपने संगठन को लेकर बड़े फैसले भी किए और 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया। 6, 7 और 8 जुलाई को बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटों को कवर करने वाले 3 जोन की अलग बैठक बुलाई हुई है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी 8 तारीख को लेकर 5 अलग अलग शहरों में करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान करने वाले हैं। 36 घंटे में अलग अलग राज्यों में जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। यानी आप देखिए कि पीएम मोदी 2024 की तैयारी के लिए ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं। यहां विपक्ष जो है वो मीटिंग की डेट और वेन्यू तय नहीं कर पाता। फिर ये लोग कहते हैं अरे नरेंद्र मोदी कैसे जीत जाते हैं। अरे भाई, वो आदमी मेहनत करते हैं, आप जो है वो आपस में ही लगे रहते हो कि किसको काटना है, किसको आगे बढ़ाना है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में 4 घंटे मंत्रियों के साथ बातचीत, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की तस्वीरें भी शेयर की। ये तस्वीरें आप देखिए, इसको हमने नरेंद्र मोदी की पाठशाला नाम दिया है। न्यूज की पाठशाला में नरेंद्र मोदी की पाठशाला को देखिए।
एक तस्वीर दिख रही है जिसमें माइक लेकर खड़े हैं और सारे लोग बैठकर सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 35 मिनट तक मंत्रियों को संबोधित भी किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नरेंद्र मोदी की पाठशाला चल रही है और वो अपने मंत्रियों की क्लास ले रहे हैं। इसी बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को टारगेट और डेडलाइन भी दे दी, क्योंकि उनका हिसाब यही रहता है, डेडलाइन दो, टारगेट दो और इस हिसाब से काम करो। उन्होंने क्या कहा इस मीटिंग में? उन्होंने कहा अपने लोगों से कि 9 साल में सरकार ने जो किया है उसे 9 महीने में लोगों तक पहुंचाइए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को लोगों के बीच जाने के लिए कहा। मतलब सीधा हिसाब है कि इस भरोसे मत बैठ जाइए कि आप सब नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। बॉस काम किए हैं, जाकर पब्लिक को बताइए, समझाइए, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। आज इससे पब्लिक को भी लगेगा ना कि जिम्मेदार नेता है, आया है काम करके बताने के लिए। पीएम मोदी ने चुनावी साल में जमकर मेहनत करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 2024 की तरफ मत देखिए, बल्कि 2047 की तरफ देखते हुए काम कीजिए। मतलब जो मैं आपसे कह रहा था कि विपक्ष डेट तय नहीं कर पा रहा, ये इन्होंने कैलेंडर बदल दिया। नरेंद्र मोदी 2024 के लिए चिंतित ही नहीं है भाई। वो ये माने बैठे हैं कि मैंने इतनी तैयारी की है, इस एग्जाम में तो मुझे पास होना है, कौन रोकेगा। वो 2047 का मिशन लेके चल रहे हैं। अच्छा, वो ये भी सोचते हैं कि भाई मैं नहीं आया कोई और आएगा, लेकिन काम ऐसा कीजिए कि जो अगला है वो 2047, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, उस वक्त इंडिया को जो है वो डेवलप कंट्री बनाना है, डेवलपिंग नहीं रहने देना है, वो काम हो जाना चाहिए। तो उन्होंने 2047 का मिशन दे दिया। वो कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों और फैसलों को सही तरीके से कार्यान्वित करना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने मौजूदा परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया कि बैठे मत रहिए, जो काम बचा हुआ है उसको फटाफट कीजिए। इसी बीजेपी ने आज 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए। आप देख रहे हैं, यहां विपक्ष यही नहीं तय कर पा रहा कि कहां वो एकजुट है, नहीं है। यहां ताबड़तोड़ डिसीजन मेकिंग चल रही है। 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए और बीजेपी के इस फैसले में भी एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें बड़ी सियासी मैसेजिंग है। पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। झारखंड में बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मरांडी बीजेपी के पुराने नेता हैं, लेकिन एक वक्त उन्होंने बीजेपी से अलग जाकर अपनी पार्टी बना ली थी। बाद में नरेंद्र मोदी उन्हें बीजेपी में फिर से लेकर आए थे और अब वो झारखंड में बीजेपी के विधायक दल के नेता है और उन्हें झारखंड में कमान सौंप दी गई है। सीजन नेता है, उनको कहा आप देखिए झारखंड में काम कीजिए। इसी तरह से पंजाब में सुनील जाखड़ को बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सुनील जाखड़ कांग्रेस से बीजेपी में आए। इनकी और सिद्धू की लड़ाई चलती थी तो कांग्रेस छोड़ दिया इन्होंने, बीजेपी में आए। बीजेपी चूंकि पंजाब में अभी कमजोर पार्टी है, वहां इनको दे दी जिम्मेदारी कि इतना पुराना नेता है कांग्रेस का, तो आप करो। वो पंजाब में हावी सिख राजनीति के बीच हिंदू चेहरा है। अगर पंजाब में फिर से अकाली बीजेपी के साथ आए तो फिर हिंदू सिख वाला पुराना कॉम्बिनेशन फिट हो जाएगा। तेलंगाना में बीजेपी ने जी किशन रेड्डी को नया अध्यक्ष बना दिया है। जी किशन रेड्डी अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तेलंगाना में ही ओबीसी नेता इटेला राजेंद्र को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इटेला राजेंद्र चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस से बीजेपी में आए। तेलंगाना में इसी साल चुनाव हैं तो उनके अनुभव का फायदा लिया जा रहा है। भाई ये बीआरएस से आए, इनको पता है वहां कहां कमी है, कहां छेद है, उसका फायदा उठाओ। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को बीजेपी ने आंध्र प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पुरंदेश्वरी 2014 तक कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी में आई। पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और सुपरस्टार एनटी रामाराव की बेटी है। पुरंदेश्वरी की बहन चंद्रबाबू नायडू की पत्नी है और चंद्रबाबू नायडू फिर से बीजेपी के साथ जाने के संकेत भी दे रहे हैं। मतलब बीजेपी के इन 4 फैसलों में खास पैटर्न है जिसकी हम बात कर रहे थे, और वो पैटर्न ये है कि इनमें से 3 राज्यों में बीजेपी कमजोर है और वहां ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए। यानी बीजेपी ऐसा मैसेज दे रही है कि दूसरी पार्टी के लोग बीजेपी में आसानी से अकोमोडेट हो सकते हैं, उनको बड़ी भूमिका मिल सकती है। दूसरा मैसेज यह है कि ये वो लोग हैं जो इन राज्यों में चुनाव जीतने वाली पार्टियों से आए और इनकी अपनी नेटवर्किंग है, फॉलोइंग भी है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपने देखा होगा कई बार कोई नया चैनल खुलता है, उसमें दूसरे चैनल का जो बड़ा चेहरा रहता है एंकर, उसको उठा के ले आते हैं कि उसका फॉलोअर, उसका देखने वाला भी साथ साथ आ जाए। भाई अपना काम बढ़िया करेंगे और उसका फॉलोअर ले आएंगे, चमक जाएगा चैनल। ये भी होता है, वैसे इन पार्टी में कर रहे हैं, जहां कमजोर है वहां दूसरे का बढ़िया वाला तोड़ ले आओ।